आज हम पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके पेपर में आ सकते हैं, ध्यान रखना। जैसे कि आप स्लाइड देख रही हैं, क्या पढ़ेंगे? क्या मैथ्स पढ़ेंगे और जीके पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, जैसे कि यहाँ औसत पढ़ रहे हैं हम लोग ना। औसत का सूत्र क्या होता है अपने पास? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, या यहाँ पर आंकड़े की जगह में पद भी लगा सकते हैं, पदों का योग बटे पदों की संख्या, या सिंपल बोल सकते हैं हम लोग क्या सूत्र क्या होगा औसत का भैया? औसत का सूत्र होगा योग बटे कितना होगा? संख्या होगा। ये सब बोल सकते हो आप, ठीक है। देखना, या इसका सूत्र अलग दूसरा क्या होगा अपने पास? कुल राशि बराबर औसत गुणित में आंकड़ों की संख्या, या यहाँ बोल सकते हो आप क्या? योग बराबर क्या होगा? औसत गुणित संख्या, ठीक है। अब अगला देखो जरा क्वेश्चन क्या आ रहा है अपने पास यहाँ पर, ध्यान देना। क्या है पहला क्वेश्चन? 1 से 19 तक की संख्याओं का औसत कितना है, ऐसा बोला ना। तो देखना यार, 1 से 19 तक बोला ना, मतलब 1 2 3 ऐसा चलते जाएगा 19 तक। अब क्या होगा इसमें? सूत्र कौन सा लगेगा? मैंने आपको पढ़ाया हूँ कि समांतर श्रेणी चल रही है, मतलब कि समांतर श्रेणी मतलब क्या है? समान अंतर चल रहा है। देखो, 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर इसी प्रकार चलते 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 फिर 19 आएगा। हाँ कि नहीं? एक में 1 जोड़े 2 आया, ठीक है। 2 में 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 3 आएगा, मतलब एक एक का अंतर चल रहा है। तो इस कंडीशन में क्या करना पड़ता है आपको भैया? पहला पद, प्रथम पद और अंतिम पद, ठीक है। प्रथम पद और अंतिम पद, ये सूत्र याद करना तो कर लेना, नहीं करोगे मत करना, कोई टेंशन नहीं इसमें ना। अब यहाँ देखो जरा, क्या होगा? प्रथम पद और अंतिम पद, जब भी समांतर श्रेणी चले तो प्रथम पद आएगा और अंतिम पद आएगा, और बटे में 2 कर देना, ठीक है। कर दिए, बटे में 2, 19 और 1 कितना हो गया? हो गया 20, ठीक है। 19 और 1 कितना होगा? 20, 20 के बटे 2 करूंगा तो काटूंगा भैया, 2 एकम 2, 2 धाम 20, तो अपने पास कितना आएगा आंसर भाई साहब? कितना आएगा? 10, ठीक है। अगला क्वेश्चन आया है, प्रथम 5 सम संख्याओं को औसत कितना होगा, ठीक है। प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत, जिसे यहाँ सूत्र बोला है, जब भी सम संख्या आए और प्रथम 5 बोला ना सम संख्या, तो क्या होगा? जो सम संख्या जो दी है ना यहाँ पर, कितनी? 5 बोला ना, तो क्या होगा? n+1, तो 5 में 1 जोड़ दोगे तो 6 तो यहाँ उत्तर हो जाएगा। लेकिन आप बोलोगे कि भैया आप समांतर श्रेणी वाले सूत्र से लगा सकते हो, औसत निकालना है तो हाँ लगा सकते हो। अब प्रथम 5 सम बोला ना, तो पहली सम तो 2 हो गई, हाँ के नहीं? दूसरी सम हो जाएगी यहाँ पर अपने पास 4 हो जाएगी, तीसरी सम क्या हो जाएगी यहाँ पर अपने पास 6 हो जाएगी भाई, है ना। और पहली दूसरी तीसरी 6 हो गई, चौथी कितनी हो जाएगी? 8 हो गई, और पांचवी कौन सी हो जाएगी बोलो जरा? एक तो होंगी, पांचवी हो जाएगी आपके पास क्या? पांचवी हो जाएगी आपके पास 10। और मैंने बोला प्रथम पद और अंतिम पद दोनों को जोड़कर 2 से भाग। मैंने बोला देखो 2 और 10 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा भाई? 12, और 12 में 2 से भाग दोगे, 2 एकम 2, 2 छीन 12, तो आंसर में कोई फर्क नहीं मिलेगा, ध्यान रखना, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया ना, 6 आपका आंसर हो गया ना, ध्यान रखना। जैसे कि अब यहाँ पर सम की जगह विषम बोलते हैं ना, तो क्या करते हैं हम लोग? विषम में देखो, परंतु यदि दिया गया होता है कि विषम संख्याओं का औसत निकालना है, तो जो संख्या बोली ना यहाँ 5 बोली, तो 5 ही इसका आंसर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर विषम बोलता है ना सम की जगह, तो भैया जितनी संख्या बोला ना उतना ही आंसर हो जाता है, ध्यान रखना बस। और सवाल आया, देखो अब यहाँ बोला इसने कुछ नहीं बोला, समांतर श्रेणी बोला बस, ठीक है। मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। एक प्रकार का प्रश्न होता है जिसमें संख्याओं में बराबर अंतर,
क्या बराबर अंतर होता है, जिसमें क्रमागत संख्याओं की सीरीज कहा जाता है, जिसे क्रमागत संख्याओं की सीरीज कहा जाता है, मतलब समांतर श्रेणी। तो उनका औसत कैसे याद करोगे आप? जैसे आपके पास क्वेश्चन आ गया 5, 8, 11, 14, 17 और 47 का औसत निकालो, ऐसा बोला है ना। अब देखो 5 में कितना जोड़ दिए भैया, 3 जोड़ दिया, हाँ क्या नहीं हाँ। 5 में 3 जोड़ा जब तो आया भैया 8, और 8 में कितना जोड़ दिया, तो 8 में कितना जोड़ दिया, 8 में 3 जोड़ दिया, अब तो आया भैया आपके पास 11। अब 11 में भी कितना जोड़ दिया, 3, मतलब 3 3 का अंतर चल रहा है कि नहीं। तो कुछ भी नहीं करना है आपको, क्या करना है भाई, आपको करना है पहली संख्या देखो और प्लस अंतिम संख्या, या प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे में 2, जैसे इसने बोला है। अब देखना दो प्रथम संख्या तो 5 हो गई, यहाँ उल्टा दे दिया थोड़ा सा ना, ऐसा लिख सकते हो आप 5 और प्लस में क्या लिखोगे, 5 प्लस में लिखोगे आप 47, ठीक है, और बट्टे में कितना आ जाएगा 2, हाँ कि नहीं हाँ। अब 47 और 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, बोलो जरा आप, 47 और 5 जोड़े तो हो गया भैया 52, ठीक है, हो गया 52। 52 में आप 2 से भाग दे दो, अब 2 से काटोगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बच कितने का 1, हो गया 12, 2 6 12, तो आपका भैया 26 आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना क्या 26 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये सवाल आते हैं ना, अब क्या दिया है, किसी कक्षा में 30 छात्रों का औसत आयु 14 वर्ष है, कितनी है 30 की 14 वर्ष है भाई, ठीक है। यदि अध्यापक भी आयु शामिल कर लिया, मतलब अध्यापक की भी आयु शामिल कर लिया जाए तो औसत कितना हो जाता है, 15 हो जाता है, ठीक है। तो अध्यापक की आयु कितनी है, समझना क्या हो रहा है, 30 की तो हो गई भैया 14, हाँ क्या नहीं, 30 की आयु 14 हो गई, ठीक है। 30 छात्र थे तो 14 हो गई, अब औसत कितना हो गया भैया 15 हो गया ना, मतलब औसत में 1 की वृद्धि हो गई, ऐसा बोल सकते हो आप। तो देख इसके लिए समान सूत्र, और आप इसे बिना सूत्र के मौखिक भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे, देखिए नया नया औसत, ठीक है, प्लस पुरानी संख्या गुणित में औसत में वृद्धि, ठीक है। अब देखना कुछ नहीं करना है, अब देखो यहाँ पर 1 की वृद्धि हुई ना यार, देखो पहले 14 था, हाँ के लिए अब कितना हो गया भैया, अब हो गया 15 हो गया, तो कितनी की वृद्धि होगी दोस्त, 1 की वृद्धि होगी, हाँ के लिए। अब 1 की वृद्धि किसमें होगी दोस्त, 1 की वृद्धि होगी ये 30 दिए ना, 30 दिया 30 में होगी, हाँ के नहीं 30 में होगी, ठीक है। तो भैया कितना हो गया, इसका तो 30 ही हो गया, अब 30 हो गया, 30 हो गया ना। अब जो अपना नया औसत कितना है 14, वो नया औसत कितना 15, तो इसमें भैया 15 जोड़ देना यार, ठीक है, कुछ नहीं करना, 15 जोड़ दिए तो अपना आंसर कितना आएगा 45। जो नया व्यक्ति आया वो कितने किलो का आया होगा 45, मतलब अध्यापक का भाग कितना होगा भैया 45, ध्यान रखना हाँ, इसको लगा सकते हो आप ज्यादा तो रट लेना इसको ना, क्या नया औसत प्लस सदस्यों का की पुरानी संख्या गुणित में औसत में वृद्धि, ठीक है। तो नया औसत कितना 15 था और पुरानी संख्या कितनी है 30, और वृद्धि कितनी हुई 14 में 1 जोड़ दी 15, 15 1 की वृद्धि हुई ना, तो 30 का 30, 30 और 15 कितना 45, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखना 4 व्यक्तियों का औसत वजन 3 किलोग्राम कितना है बढ़ जाता है, यदि 120 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति के स्थान पर किसी और व्यक्ति को शामिल कर लिया जाए, ठीक है। क्वेश्चन आया ऐसा, कुछ भी नहीं करना आपको, देखो समझ लो ध्यान से आप क्या होगा। अब देखो क्या है 4 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति जा रहा है 120 वाला जा रहा है ना, जा रहा है देखो 120 वाला जा रहा है तो नया व्यक्ति आ रहा है। अब जो वृद्धि हो रही है ना, ध्यान रखना वृद्धि हो रही मतलब कि 120 से बड़ा व्यक्ति आया है, कोई ना कोई आया हो ना, देखना 120 से
कोई ना कोई बड़ा व्यक्ति आया होगा, सही बात है, आया होगा। अब ध्यान से समझना क्या हो रहा है। आप देखो 4 व्यक्ति थे, अब चारों में होगी 3 की वृद्धि, हाँ क्या नहीं है। अब 4 में 3 की वृद्धि होगी तो 4 में भैया 3 में गुणा करे तो कितना होगा, 12 की वृद्धि होगी, हाँ क्या नहीं है। कितनी वृद्धि होगी, 12 की। अब जो देखो 12 की वृद्धि हो गई है, अब 120 के स्थान पर 12 किलो बड़ा व्यक्ति आया होगा, इसलिए इनको जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा आपका आंसर भैया, यहाँ से आ जाएगा आपका आंसर क्या, 130। या आप ऐसा कर सकते हो, 120 किलो वाला जा रहा है कि नहीं। अब देखो 4 व्यक्ति थे और 3 की वृद्धि हो रही है तो 3 का गुणा करती है, हाँ कि नहीं। ठीक है, तो आप क्या हो जाएगा, यहाँ 12 निकल आए इनका, तो 12 इसमें जोड़ दोगे 132 में, वो सॉरी 120 में 12 जोड़ोगे तो 132 किलो वाला व्यक्ति शामिल हुआ होगा। आगे देखिए, समझना, यदि किसी व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को x किलोमीटर, क्या हो रहा है, x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तथा उसी दूरी को y किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करे तो उसकी औसत चाल कितनी होगी। समझ, औसत चाल बोला ना इसने, दो है, देखो यहाँ हो गया x है कि नहीं और यहाँ हो गया y, तो क्या करोगे आप, कुछ नहीं करना, औसत सूत्र को यहाँ इसका अपना देखना क्या होगा, दो बराबर औसत, औसत बराबर हो जाएगा अपना एवरेज बराबर कितना हो जाएगा भैया, एवरेज बराबर हो जाएगा अपना, औसत को एवरेज बोलते हैं, ठीक है, कितना हो जाएगा 2x y बटे में x प्लस y, ये आपका सूत्र ही इसका आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रख लेना अच्छे से। अगर अगर देखना, ध्यान रखना, अगर यहाँ एक और व्यक्ति आ जेड एक और आ जाता, मतलब कि जेड किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रफ्तार चलती एक और, ठीक है, इतनी रफ्तार से कोई व्यक्ति चलता तो इसका सूत्र होता अपने पास, देखना औसत सूत्र क्या होगा इसका, 3xy, क्या होगा सूत्र इसका, 3xy बटे में xy प्लस yz, xy प्लस yz प्लस zs x, ये आपका आंसर होता है। ठीक है, सूत्र ही है, सूत्र ही आ जाता है कई बार। आगे क्वेश्चन आया, 3 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है, ठीक है, यदि उनकी आयु 3:5:7 के अनुपात में है तो सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी है। ठीक है, अब कितनी कैसे निकालोगे आप, सिंपल है, मैंने सिखाया आपको क्या। अब देखो, देखना ध्यान से, आप तो ऐसा कर सकते हो यार कि तीनों लड़के कितने हो गए अपने पास, आयु कितने, औसत आयु इतना है ना, तो मैंने बोला था आपको भैया कितना, योग बराबर को होगा अपना, योग बराबर होगा, योग बराबर होगा अपना औसत, औसत एवरेज गुणित संख्या, हाँ क्या नहीं है, नंबर, ये होगा ना औसत गुणित संख्या, तो औसत कितना है 15 है और लड़के कितने भैया 3 है, तो 15 दिया 45 हो गया, हाँ क्या नहीं है, योग भी 15 हो गया। अब जो अनुपात दिया ना, तो 45 के बटे वो अनुपात लिख देना है, ठीक है, 45 के बटे अनुपात लिख देना आपको, लिख दिए, और देखना तो यहाँ 45 बटे 5 3, 5 और 3 कितना हो गया 8, 8 में 7 हो गया 15, 45 के बटे कितना आ गया भैया, 45 के बटे अपना आ गया 15। और जिसको निकालना है, किसको निकालना है, किसकी आयु निकालना भैया, छोटे वाले, तो देखना 3 और 5 और 7 में कौन छोटा है, 3 छोटा है ना, 3 छोटा है, तो भैया इसमें क्या 3 का गुणा कर दो डायरेक्ट ही, देखना 15 एकम 15, 15 दिया 45, अब 3 और 3 का गुणा हो गया, कितना हो जाएगा, 3 और 3 का गुणा होगा तो 9 वर्ष। ठीक है, ध्यान रख लेना अच्छे से ना, तो आपका 9 वर्ष जाएगा, इसी में आपको ये समझाया गया है, ये 3 इसका मान निकला। अब यहाँ आगे देखो, ठीक है, यहाँ से करना है यार जो मैंने समझाया है ना,
अब देखो जरा, अब देखो, एक कक्षा के 40 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना है? देखो 40 कितना है? 86 है। यदि 5 सर्वाधिक अंकों, देखो 5 सर्वाधिक अंकों को निकाल दिया जाए, 5 को निकाल रहा है, तो औसत एक कम हो जाता है। तो 5 छात्रों का औसत बताइए, जो निकाला गया वो छात्र है उनका औसत बताना, ठीक है, समझिए। औसत बराबर क्या होगा अपने पास? देखो देखो योग बराबर क्या होगा अपने पास? योग, देखो योग बराबर क्या होगा अपने पास? औसत गुणित संख्या। औसत कितना है? 86 है। 86 गुणित संख्या कितनी है? 40 छात्र हैं, गुणा कर दिया। गुणा करना तो हो जाएगा यार, इसमें गुणा करोगे तो 3440 आ जाएगा, ठीक है। देखो जीरो जीरो लिख दिए, 4 4 6 24 की 4 हासिल की 2, 4 अट्ठे 32, 32 और 34 हो गया ना, समझिए ना। अब 5 कम हो गए, कितना छात्र कितना होगा? 5 कम हो गए ना। अब जो कि योग उन 5 छात्रों को निकालने के बाद कितना होगा? तो भैया 40 छात्र थे, 5 निकल गए तो बचे कितने? 35। अब औसत में कितनी कमी आ गई? यहाँ पर एक कमी आ गई। तो पहला औसत कितना था? 86, तो एक कम हो गया भैया, तो कितना? 85 हो गया। अब इनका गुणा करोगे आप तो कितना जाएगा? 2975 आ जाएगा, ठीक है। अब देखना, अब यहाँ बोला क्या है? 5 छात्रों का औसत बताना है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, जो पहला आया है योग कितना? 40 छात्रों का योग कितना आया? 3440 में से आप घटा दोगे, जो भैया निकालने के बाद योग कितना आया उनका? भैया कितना आया? 2975 को घटा दोगे तो कितने का निकल जाएगा? 5 का योग निकल जाएगा। किसका? एक इसका निकल गया, उन 5 संख्याओं का योग निकल गया, ठीक है, योग निकल गया। अब इनका औसत निकालना है, तो योग के बटे संख्या, योग कितना आया इनका? 565 आया, उसमें से 5 का भाग दे देना है, तो आपको उत्तर कितना आएगा भैया? देखो अब क्या 465 में, ठीक है, 465 में भैया 5 का भाग देना है, 5 एकम 5, 5 9 45, बच कितने का? एक, ठीक है, हो गया यहाँ पर कितना? 15, 5 दिया 15, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये 5 का औसत निकल जाएगा। हाँ, आगे 6वां क्वेश्चन देखो, 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है। यदि माँ की आयु शामिल कर दी जाए तो औसत आयु 6 वर्ष बढ़ जाती है। तो माँ की औसत आयु क्या याद करना है? कुछ नहीं करना है यार, इतना कुछ भी नहीं करना है, जो लिखा है ना इसको थोड़ी देर भूल जाओ, थोड़ी देर भूल जाओ, पढ़ लेना हालांकि ना। अब देखना, तो 4 बहनों का औसत कितना है? 4 बहनों का औसत कितना है? 7 है, तो मैंने 4 और 7 को गुणा कर दिया, ठीक, कितना आ गया? अरे भाई 28 आ गया, ये क्या निकल गया? योग निकल गया, ठीक है, 28 आ गया, सच्चों के 28 हो गया। अब लेकिन यहाँ पर देखना समझना ध्यान से, देखो जरा, 6 वर्ष औसत बढ़ जाती है, देखना 4 बहन थी, माँ शामिल हो गई, माँ शामिल हो गई तो टोटल कितना हो गया? 5 हो गया, क्या लिया? अब औसत कितनी बढ़ गई? पहले 7 थी औसत, अब 6 बढ़ गई, 7 और 6 कितना हो जाएगा? 7 और 6 हो जाएगा अपना क्या? 13, हाँ कि नहीं? तो 13 पना 65 हो गया, ठीक है, 13 पना 65 हो गया। अब ध्यान समझना, 65 में से 28 घटा दो सिर्फ, क्या? तो माँ की आयु निकल जाएगी। 65 में से 28 घटा दे रहा, कितना होगा? घटा रहा, देखो 15 में से 8 घटाया मैंने, तो बचा कितना भैया? बच गया 7, बोलोगे आप, हाँ क्या नहीं? ठीक है, यहाँ बचा कितना? 5, 5 में से 3 2 घटाओगे तो 3, तो माँ की आयु कितना आ गई? 37 वर्ष, ठीक है। ये तो मैंने शॉर्ट बता दिया आपको ना। इसमें दिया देखो, सबसे पहले 4 बहनों की औसत, वो बहनों की कुल आयु कितनी होगी भैया? सच्चों के 28, जैसे मैंने बताया आपको ना। अब जब माँ
की आयु शामिल कर ली जाए तो औसत आयु कितना आएगी। देखो औसत कितना जाएगा, माँ की आयु शामिल कर रहा है तो औसत समझना, पहले 7 था 6 बढ़ गया तो 7 और 6 13 हो गया। ठीक है, तो कुल कुल कितने, कुल लोग कितने आ गए, 4 बहन और माँ एक है ना, 5 हो गए। तो इसलिए कुल आयु कितना जाएगी उनकी, अब 13 गुणित 5 65 हो गया। ठीक है, अब माँ की आयु याद करना ना, तो कुल में से जो 4 बहनें का देखो जो है ना, इसमें जो है 65 में 4 बहनें भी शामिल हैं, तो चारों को हटा दोगे तो बचेगा कुल यहाँ पर माँ की आयु कितना जाएगा 37 वर्ष आ गया। ठीक है, ये सूत्र पढ़ लेने जा रही है। तो अब सवाल आया आपके पास, भारत की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है। तो आपको बता दो भैया क्या, भरत। ठीक है, भरत भरत चक्रवर्ती है ना, ध्यान रखना। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा भैया, मुंबई। ध्यान रखना कौन सा है, मुंबई है। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, मुंबई है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, देखो सबसे बड़ा राज्य बोला ना, आप बोलेंगे भैया यहाँ तो क्षेत्रफल नहीं दिया है और ना जनसंख्या दिया है। जब भी सबसे बड़ा बोलेगा तो भैया अपना राजस्थान ही आएगा। ठीक है, हमें क्षेत्रफल बोलेगा मतलब कि वो। ठीक है, अब जनसंख्या में कौन है, जनसंख्या भैया उत्तर प्रदेश है। ठीक है, जनसंख्या कौन है, उत्तर प्रदेश है ना, ध्यान रखना। आप बोलेंगे सबसे छोटा राज्य कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो कौन सा होगा, सबसे छोटा होगा अपना गोवा, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा होगा, सिक्किम। ध्यान रखना ना, जैसे कि इसका आंसर है अपना राजस्थान हो गया। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से ध्यान रखना है ना। भारत में कुल कितने राज्य हैं, अभी भारत में कुल कितने राज्य भाई, अभी वर्तमान में भैया 28 राज्य हैं, और 28 राज्य है, ध्यान रखना। 28 के पीछे कितना लिखा, 8 लिखा ना, 28 के पीछे 8 लिखा है, तो 8 क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। ध्यान रखना, दादर और दमन और दीप और दादर ये दोनों एक हो गए। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आया, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी भैया, गंगा नदी है। कौन सी है, गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा नदी है। ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है, 25 किलोमीटर। ठीक है, ध्यान रखना, एक गंगोत्री उत्तर प्रदेश से निकलती है। ठीक है, भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, भारत की सबसे चौड़ी नदी बोले तो भैया ब्रह्मपुत्र आएगी। ठीक है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र आएगी। इसकी लंबाई कितनी है, समथिंग समथिंग 2900 किलोमीटर इसके आसपास होती है इसकी लंबाई। 2900 किलोमीटर बोलते हैं या 2800 किलोमीटर कुछ है ना। ठीक है, ध्यान रख लेना, देख लेना एक बार। भारत क्या ब्रह्मपुत्र आ गया। ठीक है, भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन सी है, भारत की सबसे ऊंची मीनार भैया कुतुब मीनार है। भारत की सबसे ऊंची मीनार कहाँ है, कुतुब मीनार। ये भैया कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी इसको, किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। ध्यान रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक चौगान खेलते समय, जिसके चौगान पहले बोला जाता है चौगान, अब बोला जाता है कौन सा खेल है, पोलो। पोलो खेलते समय इसकी मृत्यु हुई थी घोड़े से गिरकर ना, ध्यान रखना। ठीक है, 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना करी थी। ठीक है, ये 4 मीनार बोल दिए बट यहाँ कुतुब मीनार बोल। ठीक है, बोला गया, ठीक है, समझ लेना। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, भारत में सबसे लंबा बांध, समझ ध्यान से, सबसे लंबा बांध अपना क्या है, हीराकुंड बांध है। ठीक है, सबसे लंबा बांध कौन सा, हीराकुंड बांध। कहाँ पर है, उड़ीसा पर है। किस नदी पर है, तो भैया किस नदी पर है भैया, हीराकुंड बांध महानदी पर है। ध्यान रखना। अब भारत का सबसे बड़ा बांध बोला जाएगा तो कौन सा, भाड़ा नागल बांध होगा। सबसे बड़ा बांध बोला जाएगा भाड़ा नागल बांध होगा। ठीक है, जो कि पंजाब में है ना, जो कि सतलज नदी पर है।
समझना। अब सबसे ऊंचा बांध कौन सा होगा, तो ये टेहरी बांध, जो कि टेहरी बांध मतलब कि भागीरथी पर है, ठीक है। सबसे ऊंचा बांध कौन सा होगा, भागीरथी पर, है ना। तो इसका तो आंसर आया अपने क्या, हीराकुंड बांध, है ना। भारत का सबसे लंबी सुरंग है, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है भैया, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है, जवाहर सुरंग, ठीक है, ध्यान रखना। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी, जवाहर सुरंग ना। भारत की, भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है, देखो भारत की ऊंची मूर्ति कौन सी होगी, यहाँ नहीं दिया अपने पास कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की होती है अभी, जो कि 182 मीटर ऊंची है। कहाँ पर है, गुजरात में ही, कहाँ पर, गुजरात के नर्मदा जिले में है, और नर्मदा नदी के तट पर बना है, ठीक है, ध्यान रखना। अब क्या हो गया, कौन सी होगी इसमें बोलो जरा, गोमतेश्वर की मूर्ति होगी। गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ है, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति बोले, गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ पर है, कर्नाटक में है, ठीक है, ध्यान रख लेना। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापना हुई, तो भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, 1916 में हुई, ठीक है, 1916 में हुई, ध्यान रखना। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन सी भैया, ध्यान रखना, क्या, SNDT महिला विश्वविद्यालय, ठीक है, SNDT महिला विश्वविद्यालय, इसी की स्थापना हुई थी 1916 में। अब देखो समानुपात अनुपात समानुपात इसको भूल जाते हो, है ना, ये कुछ क्वेश्चन है मेन, ठीक है, जो सवाल आपके पूछे जाते हैं वो आपके पेपर में आएंगे, अच्छे से कर लेना दोस्त, सिलेक्शन लेना है कुछ हो जाए। जैसे यहाँ क्वेश्चन आया आपके पास, क्या है, एक पीपे में कितना, 5:3 का अनुपात में है, दो द्रव हैं, 5:3 के अनुपात में है। यदि मिश्रण में 10 लीटर द्रव निकाल कर, मिश्रण से 10 लीटर द्रव निकाल कर उतनी ही मात्रा में दूसरा द्रव मिला दिया जाए, तो अनुपात 3:5 हो जाता है। तो पीपे में द्रव की कुल कितनी मात्रा रखी जा सकती है। जब भी सब क्वेश्चन आए कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना पड़ेगा भैया, देखो यहाँ पर अनुपात 5:3 है, और यहाँ पर क्या पलट जा रहा है कि नियम। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप क्या करोगे भैया, कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, ऊपर जो है पहला अनुपात जो दिया है वो देखो, कुल मात्रा निकालना है, ठीक है, देखो 5 और 3 8 हो गया, तो ऊपर वाली संख्या देखो, इन दोनों जोड़ के बर करना है, और इनको बर करके घटा के लिख देना बस, ठीक है, जोड़ा मैंने 8 हो गया, 5 और 3 कितना हो गया, 5 और 3 8 हो गया, 8 का और कितना हो गया, 64 हो गया, यहाँ, और देखो यहाँ हो जाएगा 5 का वर्ग 25, कितना 5 का वर्ग 25 में से 3 का वर्ग 16 घटाओगे तो कितना बचेगा 10, और जो निकालेगा द्रव की मात्रा लिखना है, कितना निकालेगा 10 ना, 16 है ना, तो भाई साहब देखना ध्यान से, यहाँ पर ये 16 है ना, 16 एकम 16, 16 चौके 64 हो गया, ठीक है, 4 गुणित 10, 4 धाम 40, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, हाँ क्या है, किसी थैले में 50 रुपए 20 रुपए और 5 रुपए के नोटों की संख्याओं का अनुपात कितना है, 4:5:6 है। यदि इस थैले में कुल कितने रुपए हैं, 3300 रुपए हैं, हो तो उसमें 50 रुपए 20 रुपए और 5 रुपए की नोटों की संख्या कितनी होगी। कैसा करोगे आप, देखना समझना ध्यान से। अब 50 रुपए की नोट कितनी यहाँ पर अपने पास 4 है, अनुपात में बोला जाए तो, हाँ 4 है ना, तो इन देख टोटल के रुपए कितना दिया 3300 रुपये लिखना ऊपर, 50 के निकालना है ना, 3300 रुपये ऊपर लिखे अपन लोग ने। अब 50 के निकालना है, 50 गुणित 4 कर देंगे, ठीक, क्योंकि
50 गुणित कितनी संख्या अनुपात में 4 है, तो 50 गुणित 4 कर दिए। कितने कर दिए भाई साहब? 50 गुणित 4 कर दिए। ठीक है, 50 गुणित 4 कर दिए। इसी प्रकार 20 का अनुपात में कितनी संख्या है? 5 है, 20 गुणित 5 कर दिए। और इसी प्रकार 5 है ना, ये 5 गुणित 6 कर दिए। ठीक है, अब ऐसा तो कर दिए, तो अब क्या होगा दोस्त? 3300 लिखे यहाँ पर हम लोग ने। कितना? 3300 बटे में देखना 50 गुणित 4 करे तो 50 गुणित 4 कितना हो जाएगा? 5। भूल जाना। और जो निकालना है 50 का नोट निकालना है, यहाँ पर जो निकालना है उससे गुणा करते हैं। ठीक है, तो देखो 50 गुणित 4 मतलब 50 चौके कितने हो गए भैया? 50 चौके हो गए 200। हाँ क्या नियम? 200। ठीक है, और 20 पंचे कितना हो गया? 20 पंच हो गया 100। ठीक है, और देखना 5 छक्का 30 कितना? 5 और 6 का गुणा करें तो कितना आ गया? 30 आ गया। देखना अब 3300 में इन दोनों जोड़ देंगे, कितना है अपने पास? एक 3300 है, यहाँ समझ लेना अच्छे से ना। कितना है? 3300 है, इनको जोड़ा मैंने, जोड़ा के देखो 200 और 100 कितना हो गया भैया? 300। 300 और 30 कितना हो गया? 330 बोलोगे आप। हाँ क्या नहीं हम? ठीक है, देखना 330 एकम 330 और 330 एकम 330, यहाँ बच गया 0, तो 0 को यहाँ उतार देंगे। ठीक है, अब देखो जिसके निकालना है 50 की नोट निकालना ना, अनुपात कितना? 4, तो 4 से गुणा कर दिए 10 में। अब 4 से गुणा करते हैं तो अपना आंसर कितना आएगा भाई? अपना आंसर कितना आएगा? 40। हाँ ठीक है, इसी प्रकार आप 20 की नोट निकाल सकते हो। 20 का निकालना है, 20 का रुपया कितना? 5 है, 5 दाम 50 हो गया। इसी प्रकार 10 आया ना इसका मान, 10 10 का उड़ा 6 में कर दोगे तो 10 6 60 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके आंसर होगा 40 हो जाएगी 50 वाली नोट, और 20 वाली नोट कितना? 50 हो जाएगी, और 5 वाली नोट कितना है? 60 हो जाएगी। 3 कक्षाओं को क्या? 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्याओं का अनुपात कितना है? 2:3:4 है। यदि यदि प्रत्येक कक्षा में 12 विद्यार्थी बढ़ा दिया जाए तो अनुपात 8:11:14 हो जाता है। तो पहले तीनों कक्षाओं में मिलाकर कुल कितने विद्यार्थी थे? कुछ नहीं करना यार। देखो पहले जो दिया है ना अपने अनुपात में दिया है, तो माना कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात कितना होगा? 2x 3x 4x। भाई साहब अनुपात को हमेशा x में लिखा जाता है। ठीक है, 2x प्लस 3x वो 3x और 4x। अब कहता है देखना समझना, ध्यान समझना। अब क्या हुआ? प्रत्येक में कितना बढ़ा दिया अपन लोगों ने? 12 तो देखो पहली कक्षा कितनी है? इसमें 12 बढ़ गया, 12 बढ़ा दिए, 3 में भी 12 बढ़ा दिए, तो अनुपात कितना प्राप्त हो रहा है अपने पास? इन दो को लिए ना तुम लोगों ने सामने का 2:3 लिए, 2 और 3 लिए ना, तो यहाँ से पर भी 2 लेना है, यहाँ से भी ना 8:11 कर देंगे बराबर में। अब इनका क्या करोगे आप? अब करोगे भैया इनका क्या? आप करोगे त्रिक गुणा। क्या करोगे? त्रिक गुणा करोगे। ठीक है, अब त्रिक गुणा कैसे करोगे? अब देखो 11 गुणा इसमें होगा, 11 दूनी 22 हो गया, 11 दूनी 22 x प्लस 11 गुणा 12 में करोगे तो 11 दूनी 22 की 2 हासिल की 1, 11 दूनी 11 क्या? 11 11 एक 11 दूनी 22 की 2 हासिल की 1, 11 एकम 11 11 11 दूनी 22 हासिल की 2, 11 एकम 11 11 और 2 कितना होगा? 11 और 2 भाई 13 होगा ना। ठीक है, 11 को इस साइड कर दीजिए। ठीक है, अब 8 को इसमें करना है बराबर,
क्या होगा, 8 3 24, 8 3 24 एक्स हो जाएगा, ठीक है। और 8 12 12 चुके 12 अट्ठे 96 हो जाएगा। 8 और 12 का गुणा करोगे तो 12 अट्ठे 96 होगा ना। अब देखो 22 यहाँ छोटा है और 24 यहाँ बड़ा है, तो देखना ये 24 में से 22 घटा देंगे, क्योंकि 24 यहाँ 22 यहाँ माइनस वो प्लस में है, इस साइड क्या है माइनस में जाएगा। 24 में से 12 घटाओगे तो कितना मिलेगा, 2x मिलेगा। 24 में से 22 घटाओगे तो 2x मिला। और इसी प्रकार कितना होगा भैया, यहाँ देखना 132 में से आप 132 में से आप 96 घटाओगे, हाँ क्यों नहीं है। 132 में से 96 घटाया आपने, देखो 12 में से 6 गए तो बच गए भैया 6, हाँ क्यों नहीं है। 12 में 6 गए 6 बच गया। और ध्यान देना यहाँ कितना है, यहाँ 12 12 से 9 गए 3, ठीक है। अब यहाँ देखना कितना है 36 आ गया। यहाँ बराबर कितना है अपने पास 2x है, 2 से काट दिया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, बच कितने का है, बच गया भैया 1 2 अट्ठे 16। जैसे कि यहाँ पर अपने पास क्या आ गया, x का कितना आ गया अपने पास 18 आ गया। और 18 गुणा सब में करना है, 18 गुणा 2 में कर दिए, ठीक है। 18 गुणा 3 में कर दिए, जो अनुपात बोला ना पहले वाला, पहले कक्षा कौन सी थी ना अपने पास, तो ये देखो 18 गुणा 3 में कर दिए, जो 18 गुणा 2 में करा तो कितना आ गया भैया 36 आ गया, ठीक है। 18 गुणा 3 में करा तो 18 दिया कितना आ गया, 18 दिया 54 आ गया, ठीक है। 18 गुणा 4 में करा 18 चुके 72 हो गया, ठीक है। 72 हो गया। अब इनको जोड़ देना है तो कितना हो जाएगा भाई 162, आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो यार ध्यान देखो, क्या ए तथा बी की वार्षिक आय, जो वार्षिक आय का अनुपात कितना है 4:3 है, तथा उनकी वार्षिक वे मतलब खर्च करना का अनुपात कितना है 3:2 है। यदि वर्ष के अंत में उनमें से प्रत्येक मतलब ए और बी प्रत्येक 6,000 रुपये की बचत करें तो ए की वार्षिक आय क्या है, मतलब ए की वार्षिक आय याद करना है, ध्यान समझना ना। अब क्या है देखो अनुपात है ना, तो माना ए की आय कितनी हो जाएगी 4x और बे कितना हो जाएगा, देखो ए का बे यहाँ मिलेगा ना, यहाँ ये बे कितना हो गया 3x, ठीक है। अब देखना 4x देखो आय में से खर्च घटाओगे तो ही तो बचत निकलेगी भैया, जो आय है, ठीक है। टोटल आय में से आप खर्च घटा रहे हैं तो बचत कितनी हो गई, जो आपने कितना आ जाएगा 6,000 बचा रहे हैं ना, तो x को कितना आ गया 6,000 आ गया। आप किसके निकालना है, एक ही निकालना है ना, एक ही आय निकालना है ना। एक ही आय कितनी है अपने पास, एक ही आय 4x है, तो 4 में गुणा कर दिए फिर 6 का, 4 दिया और 4 चौक देखो 6,000 आया ना x का मान, तो x का मान में 4 में गुणा कर दिया, 4 6 24, तो भैया एक ही आय कितना है 24,000 आ गई। आपसे पूछता कि बी की आय कितनी है, तो बी की आय कितनी भैया, यहाँ बोलो जरा, बी की आय 3 है ना, तो भैया देखो 3 के गुणा कर देते 6,000 में, तो 6 18 मतलब कि बी की आय कितनी जाती है अपने पास 18,000 हो जाती है, ठीक है। बी की आय कितनी जाती है अपने पास 18,000 ना। दो रेलवे स्टेशनों के बीच देखना ध्यान से, दो रेलवे स्टेशनों के बीच प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के किरायों में कितना अनुपात है 4:1 का अनुपात है। तथा यदि देखो तथा यात्रियों की संख्या में 1:40 का अनुपात है। यदि किसी दिन देख किसी दिन कितना 1100 रुपये
प्राप्त हुआ है, मतलब कि किराया जो है, किराया कितना 1100 रुपये प्राप्त हुआ है। तो प्रथम श्रेणी के यात्रियों से प्राप्त किया कितना, मतलब किराया कितना होगा, प्रथम श्रेणी किराया कितना होगा ये याद करना आपको, ठीक है। देखना कि यहाँ माना क्या होगा, प्रथम श्रेणी से प्राप्त किराया कितना हो रहा है अपने पास 4x। अब 4x क्यों हो रहा है समझना। अब देखना क्या हो रहा है यहाँ पर, यहाँ समझने वाली बात है अच्छे से। जो 4 है ना, देखो 4 किराया है, यात्री कितने आए अपने पास भैया, कितने यात्री आए 1, 4 एकम 4, वो है 4x, ठीक है, ध्यान रखना अच्छे से। अब इसी प्रकार दूसरी श्रेणी किराया, किराया कितना 1 है, इसमें यात्री कितने आ गए भैया, यात्री आ गए कितने इसमें 40, 40 एकम 40 x हो गए दूसरी श्रेणी की, ठीक है। अब दोनों को जोड़ दिए, दोनों को जोड़ दिए ना, दोनों को किराया कितना भैया, यहाँ बोला क्यों बोला है, देख भैया यदि किसी दिन किराया कितना 1100 रुपये है, तो दोनों जोड़ दिया 40 और 40 कितना आया 44, बराबर कितना आएगा 1100। अब यहाँ देखना कितना हो रहा है 44 x बराबर कितना होगा 1100, हाँ कि नहीं, काट दिए, देख ध्यान समझना, 11 कम 11, तो बच कितने यहाँ 100, 11 चुके 44। अब 4 से काटूंगा मैं 100 को, 4 कम 4, 4 दूनी 8, बच कितने गए, बच गए 2, 4 पंचे 20, तो भैया कितना आ गया 25 आ गया ना। तो एक्स में कितना आ गया अपने पास 25 आ गया, देखो एक्स में कितना 25 आ गया ना। तो आपको प्रथम श्रेणी का किराया निकालना ना, तो प्रथम श्रेणी किराया कितना माने हम लोग 4x, तो 4x में भैया 4 में x का मान रख दोगे आप, x में कितना 25, 4 गुणे 25, 25 चुके 100, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास, देखिए ध्यान समझ, यदि a अनुपात b बराबर 3 अनुपात 5 है तथा b अनुपात c 4 अनुपात 7 है हो, तो a अनुपात b अनुपात c का मान कितना होगा, ठीक है। तो कैसे करोगे आप, देखना a अनुपात b मैंने लिखा एक के ऊपर एक, देखो a b b c ऐसा लिख दिया, 3 5 लिख दिया और 4 7 लिख दिया, हाँ से लिख दिया, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, ए बी सी का निकालना ना भैया, आप करोगे 4 का गुणा 3 में करें, 4 किया 12 आ गया, अब ये 4 का गुणा यहाँ ऐसा क्रॉस कर दिए, 4 पंचे 20 हो गया, ठीक है। अब इसका गुणा इसमें कर दिए, मतलब 7 का गुणा 5 में कर दिए, 7 गुणा 35, यहाँ कुछ कटता तो काट देते, लेकिन यहाँ कुछ कट नहीं रहा ना, इसलिए अपना आंसर में हो गया 12 अनुपात 12 अनुपात 20 अनुपात 35, आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान समझना, ए बी तथा सी की मासिक वेतन, मतलब मासिक वेतन मतलब कि महीने का वेतन अनुपात कितना है 2 अनुपात 3 अनुपात 5 है। यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 12,000 अधिक है, ठीक है, तो डी की वार्षिक वेतन कितना, वार्षिक निकालना है, ठीक है, यहाँ मासिक चल रहा है, यहाँ वार्षिक निकालना है। तो मैं आपको बताया अभी अनुपात दिया ना, उसको एक्स में लिख दिए। अब देखना ये लाइन समझना, जब भी अधिक या कम आए, मैंने आपको बताया अंतर, हाँ के लिए किसमें अंतर, सी और यहाँ ए में अंतर है ना। सी का मान कितना है यहाँ पर 5 है, 5 है और एक मान कितना है 2 है, 5 में से 2 घटाऊंगा तो कितना मिलेगा भैया 3, 5 में से 2 घटाऊंगा कितना मिलेगा 3 मिला, जो अंतर किसके बराबर होगा 12,000 रुपये अधिक के बराबर होगा। 3 से काट दिया मैंने 12 को, 3 चुके 12, तो कितनी जीरो बचे 3 जीरो बचे हैं, 3 जीरो लिख दिए, मतलब एक्स का कितना है, एक्स मान आ गया अपने पास 4,000।
अब समझना बी का मासिक वेतन कितना हो जाएगा, बी का कितना 3 है ना, 3 में 12,000 का सॉरी 4,000 का गुणा कर देंगे, 4 या 12 मतलब कि 12,000 इसका आंसर हो गया। बी का मासिक वेतन हुआ, ठीक है, मतलब कि एक माह में कितना हुआ 12,000। तो भैया अपना वार्षिक निकालना, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं 12, तो 12 गुणा कर देंगे इसमें। यहाँ एक मिस प्रिंट हो गया, यहाँ देखना कुछ नहीं, ये कितना है अपने पास, ये भैया अपने पास 12,000 है। कितना है 12,000 में 12 गुणा करोगे, 12 गुणा करोगे तो आप समझते हो कि 12 गुणा कितना होगा 144, ये 3 जीरो है तो 3 जीरो लिख दिए, तो अपना फाइनल आंसर कितना होगा 1,44,000 का वार्षिक वेतन। यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है 10:11 है के अनुपात में हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। समझना ध्यान से, आपको देखना, आप ध्यान से क्या है, 10 रुपये आपने किसी वस्तु खरीदे हो मान लो, और 11 बेच रहे तो 1 का लाभ हुआ, 1 का लाभ हुआ, जो लाभ 1 का हुआ, 1 ऊपर लिखा, और क्रय मूल्य कितना है अपने पास 10 है, 10 को नीचे लिखा, और परसेंटेज में बदलना है इसलिए गुणित में 100, ठीक है। ये जीरो से जीरो कट गया तो अपना आंसर कितना आ गया 10%, 10 एकम 10, 10 आपका आंसर हो गया, ठीक है। 3 कारों की चाल, देख चाल का अनुपात कितना दिया 2:3:4 के अनुपात में है। समान दूरी तय करने में कारों द्वारा क्रमशः लिए गए समय का अनुपात कितना होगा, मतलब कि चालों का अनुपात दिया है और समय का अनुपात पूछा है, समान दूरी तय करना है, ठीक है। जब भी ऐसे कंडीशन आए तो इनका उल्टा ही समय का अनुपात होता है, ठीक है। कितना होगा समय का अनुपात 1/2 होगा और 2/3 होगा और 1/4 होगा, है ना, ठीक है। 1/2 हो गया, 1/3 हो गया, 1/4 हो गया। अब यहाँ पर 2 और 3 और 4 का भैया एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा बोलो जरा, एलसीएम बहुत संख्या होती है, एलसीएम बहुत संख्या होती है जिसमें इन चारों का भाग चल, वो तीनों भाग चल जा रहा है, तो मैंने बोल दिया 12 हाँ ठीक है, 2 का भाग भी 12 में जा रहा है और 3 का भाग भी 12 में जा रहा है और अपना 4 का भाग भी 12 में जा रहा है, ठीक है। अब देखना इन सब में ना ऊपर 12 गुणा कर देना, किसका ऊपर 12 गुणा इसमें कर दिया मैंने, ठीक है, 12 गुणा कर दिया इसमें भी 12 गुणा कर दिया, ठीक है, और इसमें भी 12 का गुणा कर दिए। अब देखना 2 एकम 2, 2 6 12, 6 बार कट गया, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो कितना आया अनुपात अपने पास 6:4:3, ये आपका आंसर हो जाएगा। दो संख्याओं का योग कितना है 14 है, उनका अंतर कितना है 10 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, ऐसा पूछा गया ना आपसे, कुछ नहीं करना, गुणनफल याद करने में आपको सूत्र भी लगाओगा, योग प्लस अंतर, मतलब इन दोनों का योग करना पहले, ठीक है, और फिर योग माइनस का चिन्ह लगाना फिर अंतर, ठीक है, मतलब कि इन दोनों का योग कितना हो गया 24 हो गया, 14 और 10 कितना होगा 24 हो गया, इन दोनों का अंतर कितना हो गया भैया 14 में से 10 घटा दिया, 14 में से 10 घटाओगे आप तो कितना आएगा भैया 4 आ गया, और बट्टे में 4 लिखना है, इस 4 से तो 4 कट गया भाई, तो आया कितना 24। आप इस सूत्र याद कर लेना, नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा जैसे मैंने बोला ए, दो संख्या बोला मैंने ए प्लस बी कितना हो गया अपने पास, दोनों का योग बोला ना तो कितना हो गया 14 हो गया, ठीक है, और ए माइनस बी कितना बोला यार
अंतर कितना हो गया अपने पास, 10 हो गया। ध्यान समझना है ना, इस कंडीशन में ना, तो आपको ए का मान याद करना है, ए का मान याद करना है, तो इन दोनों को जोड़ो और 2 से भाग। इन दोनों जोड़ा मैंने, कितना है 24, 24 में 2 से भाग दे दिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2 दूनी 4, तो कितना आ गया, ए का मान तो आ गया 12, हाँ क्या नहीं है, ए का मान आ गया अपने पास 12। इसी प्रकार आप बोलोगे बी का मान याद करना है, कैसे करोगे, बी का मान याद करना, दोनों को घटाकर 2 से भाग, 14 में से 10 घटाऊंगा तो 4 बचेगा, और 4 में 2 से भाग दे दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है, मतलब कि बी का मान कितना आ गया 2। जब ए का मान आ गया अपने पास 12 और बी का मान कितना आ गया अपने पास 2, तो इनका गुणा करना भाई, कितना देखो, ए का मान कितना 12, बी का मान कितना है 2, 12 दूनी 24, ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 9, 11 एवं 13 से भाग देने पर क्रमशः 1, 3, 5 शेष बचे। जब भी यह सवाल आए, वह न्यूनतम संख्या बोला ना यहाँ पर, तो आपको भैया न्यूनतम संख्या मतलब कि छोटी छोटी संख्या बोला जाए तो आपको ऐसे निकालना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करोगे आप, तो 9 में से 1 शेष बचाना है, तो 9 में से 1 घटा दिए तो कितना आया आपके पास 8 आया, ठीक है। और 11 में से 3 घटा दोगे तो भैया तो भी 8 आएगा, 11 में से 3 घटाओगे तो भी 8 आएगा ना। अब यहाँ 13 में से 5 घटाओगे तो भी 8 आएगा, ठीक है, समझ रहे ना कि भैया अंतर समान चल रहा, मतलब 8 और 8 आ रहा है ना 8। आप क्या करोगे, इन तीनों का ले लो, क्या आप लोग एलसीएम ले लोगे, एलसीएम ले लोगे, तीनों अलग अलग संख्या है तो डायरेक्ट इनका गुणा कर दोगे, क्या तीनों अलग अलग संख्या है तो गुणा करोगे तो आपके पास कितना आएगा 1258 हो जाएगा, ठीक है, गुणा करोगे तो 1258 आ गया। अब जो है ना इनका अंतर कितना आया भैया 8 8 है ना, 8 इसमें से घटा लिखलेगा, चूंकि वह संख्या कितनी होगी 1258 में से 8 घटा देना है, तो ये गलत चीज दिया यहाँ पर, 8 घटा कितना आएगा 1250, वह संख्या कितनी होगी 1250 आपका आंसर हो जाएगा। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें, बड़ी संख्या बोला ना, बड़ी संख्या से याद आना चाहिए आपको भैया, क्या निकालते हम लोग एचसीएफ, एचसीएफ मतलब होगा महत्तम समांतर, ठीक है, समझना कितना 55, 127 और 175 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। जब भी ऐसी कंडीशन आए समान शेष बचे तो क्या करोगे आप, देखो क्या है 175 में से 175 में से 127 घटा दो, 27 घटा दिए कितना आया भाई साहब, कितना आया अपने पास आ गया 72। और 175 में से 55 घटा दिए तो कितना आ गया 120 आ गया। और देखना हाँ, सॉरी 127 में से 127 में से 55 घटाओगे तो आपको मिलेगा 72, और इसको घटाओगे तो आपको मिलेगा भैया 48 मिलेगा, ठीक है। अब जो घटाने के बाद समान से बचे ना तो इनको एक दूसरे से घटाते हुए चलो, ठीक है। अब क्या है 72 आया, 48 आया और 120 आया, इनका निकाल लिया अपने महत्तम समर्थक। अब महत्तम समर्थक बहुत बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देती है, ठीक है। देखना 24 का भाग 72 में जा रहा है, हाँ, अब 24 का भाग 48 में जा रहा है, हाँ, ठीक है, और 24 का भाग 120 में जा रहा है, तो भैया अपना एचसीएफ कितना हो गया, कितना हो 24, तो आपका आंसर कितना आएगा 24। आप ऐसा भी कर सकते हो क्या,
72, 48 और 120 का आप ऐसा गुणनखंड से एलसीएम निकाल सकते हो भाई। सब में 12 का भाग जा रहा है ना, तो देखो 12 से भाग दे दिया मैंने, 12 6 72, ठीक है, 12 चौके 48, 12 कम 12, ठीक है। अब देखना सब में 2 का भाग जा रहा है, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। अब देखो सब में अब अलग अलग संख्या आ गई ना, जहां तक अलग अलग संख्या आ गई ना वहां सीमित रुक जाना है आपको, ठीक है। 12 और 2 का गुणा करोगे आप तो कितना प्राप्त हो जाएगा भाई साहब, कितना जाएगा प्राप्त, 24। तो आपका 24 को है एलसीएम, एलसीएम मतलब वो एलसीएम बोलो महत्तम समझता है, मतलब एलसीएम प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। घातांक करने वाला सवाल करें कुछ ना, देखना ये इसको 30 इस क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, जो आपके काम की चीज है वो चीज है, ठीक है। जैसे सवाल आया आपके पास 1/2 करने की घात पूरी घात -2, ठीक है। अब इसकी घात कितनी -2 है, अब यहाँ समझना आप, अब कुछ नहीं करना है, जो यहाँ माइनस दिख रहा ना आपको, जो माइनस दिख रहा ना यहाँ पर आपको, उसको प्लस बनाने के लिए इनको पलट देते हैं, मतलब कि 2/1 लिख दिया, पूरी की घात कितनी हो जाएगी अपने पास, 2 है तो 2 लिख दिया, ठीक है, गुणा है तो गुणा लिख दिया। अब यहाँ पर भी 3/1 हो गया। अब 1 कहाँ से आया पूछोगे आप, भाई साहब इनको पलट दोगे ना तो 1 आगे नीचे, और ऊपर कितनी 2 है तो 2 लिख दिया, गुणा कितना है 1/, सॉरी 4/, कितना होगा 1, पूरी की घात कितना आया 2। अब ध्यान से देखना यहाँ कितना होगा अपने पास, 2 की 1 को बटे में नहीं लिखेंगे ना, 2 का वर्ग होगा, 2 का कितना होगा 4, 3 का वर्ग कितना होगा 9 और 4 का वर्ग कितना होगा 16। इन सब को गुणा करोगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा 576, ठीक है। अब इस सवाल आ रहा है क्या, बड़ा कोष्टक मंझला कोष्टक फिर छोटा कोष्टक के अंदर लिखा -1/2 पूरी की घात 2 और मंझला कोष्टक पर घात लगी है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, इनमें आपस में क्या गुणे का चिन्ह बना दो, सब में क्या बोला मैंने, सब में गुणे का चिन्ह बना दो। देखना 2 दूनी 4 हुआ, 4 एकम 4 हुआ, मतलब कि -1/2 की घात कितनी होगी भैया 2 है ना, कितना है 2 है, इसकी घात कितनी हो गई 4 हो गई, 4 हो गई ना, और माइनस माइनस हो गया प्लस, ठीक है। अब घात 4 है, समझना घात 4 है ना, तो अंदर माइनस का चिन्ह लगाना, वो किस में लग जाएगा प्लस में लग जाएगा, और 2 की घात 4 करोगे मतलब 2 की घात 4 मतलब कि 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 है क्या नहीं है, ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब 1 की घात 4 करें तो ऊपर 1 आ गया और नीचे क्या है 4 करे तो नीचे आ गया अपने पास कितना 16 आ गया, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, ये हो गया अपना आंसर है ना 1/16। सवाल आया 3 की घात x प्लस 8 बराबर 27 की घात 2x प्लस 1, ठीक है। तो क्या याद करना आपको x का मान याद करना, ठीक है, x का मान याद करोगे आप लिख सकते हो क्या, इसको लिख सकते हो भैया 3 की घात 3, 27 को लिख सकते हो क्या 3 की घात 3, जो घात है ना, अब इसका गुणा हो गया भी किसमें, इनमें हो गया, किसमें हो गया, जो 27 घात लगी थी ना 2x प्लस 1 उसमें गुणा हो गया, 2 तिया 6 हो गया, ठीक है, 3 कम 3 होगा, दोनों में होगा, 2 में भी होगा और 1 में भी होगा, ठीक है। तो यहाँ इसको वैसे सेम उतार दिया मैंने। अब देखना आधार समान है तो घातें बराबर होंगी, तो आधार समान है घातें बराबर होंगी, 8
8x प्लस 8 बराबर 6x प्लस 3 होगी। अब देखना ध्यान से, यहाँ पर देखो ये तो घट गया इधर, यहाँ घटेगा कितना बचेगा, 5x बचेगा। 5x बराबर कितना होगा, 8 में से 5 हटा दूंगा तो कितना है, 5 आएगा। तो भैया 5 एकम 5 कट गया, जैसे कट जाएगा 5 एकम 5, तो x कितना गया अपने पास 1। फिर आपको x के मान निकालना था, तो आपका आंसर कितना होगा 1 ना। आपको देखना क्या सवाल आ गया अपने पास ना, कि क्या बोला है, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं। आप बोलोगे कितने महासागर, 5 है, ठीक है। पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं, महाद्वीप कितने अपने पास, जो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, ध्यान रखना ध्यान रखना। और तो सबसे गहरा महासागर है प्रशांत महासागर ना। पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं, आप बोलोगे पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया महाद्वीप हो गया। तो सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा हो गया अपने पास, सबसे छोटा महाद्वीप हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो गया, ठीक है। और अंड महाद्वीप किसे कहा जाता है, अफ्रीका महाद्वीप कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखना अच्छे से ना। और एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी चोटी कौन सी होगी, माउंट एवरेस्ट है ना, जो कि नेपाल में से सागर माता के नाम से भी जाना जाता है ना, ठीक है, ध्यान रखना। अब यहाँ बोला क्या है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है भैया, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया महाद्वीप है। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है भाई, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन है, तक्षशिला विश्वविद्यालय। कहाँ पर है, अभी वर्तमान में पाकिस्तान पर है, ध्यान रखिए ना अच्छे से ना। अब यह क्या बोले, यहाँ अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है। उपग्रह क्या होते हैं भाई, उपग्रह क्या होते हैं, जो कि ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करें, वो उपग्रह होंगे। और यहाँ कृत्रिम का मतलब क्या होगा, कृत्रिम मतलब होगा मानव द्वारा भेजा गया है। तो कौन सा देश होगा भैया, वो रूस ने भेजा था सबसे पहले, ध्यान देना अच्छे से। यहाँ देखो जरा, जो आपके देखो 5 हो गए, क्या महासागर 5 हो गए। और पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा भैया, एशिया महाद्वीप है ना। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय को है तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो बता दिया आपका है, कभी वर्तमान में पाकिस्तान में है ना। और अंतरिक्ष में प्रथम कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला देश कौन सा है, रूस है।